हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पुराने सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड में स्टेट ऑफ मोशन रिटेन कर पाती है, भले वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि dt नॉर्मली इतना छोटा होता है कि आप fdt मल्टीप्लाई करोगे, अब बहुत बड़ा होता है, dt बहुत छोटा होता है कि प्रॉब्लम आ जाएगी। इनिशियल रेस्ट होने के बाद मान लो बुलेट को दे दी भाई वेलोसिटी दी दी और गन पीछे गई वीजी से, तो इनिशियली मोमेंटम इसका कितना था, 0। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बेसिकली जो है जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो, क्वेश्चन यही नहीं, क्वेश्चन फ्रिक्शन के आगे भी बढ़ते हैं। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बाय द ट्रक ऑन द ब्लॉक। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ आता है आपका मजा सूडो फोर्स का। जमीन पे खड़े होकर देखोगे मजा नहीं आएगा, एक काम करो, ट्रक पे जाके बैठ जाओ। A body under the action of a force F is equal to 6 I cap plus 8 J cap plus 10 K cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. Hello everyone, I welcome all of you to Infinity Learn by Shri Chaitanya. So क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम आज? आई सपोज आप सभी ने पुराने 2 सेशंस देख लिए होंगे जिसमें हमने मेजरमेंट्स और काइनेमेटिक्स की बात की थी, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पुराने सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड में, और देखेंगे किस किस टाइप और किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सबको बहुत ही अच्छी तरीके से हम फटाफट रिवाइज करते हुए जाएंगे। सो बेयर विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो, लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन के तीनों लॉ हैं और उसी पे पूरी कहानी टिकी हुई है। ओके, और ज्यादातर कहानी तो न्यूटन सेकंड लॉ पे टिकी हुई है। तो आप फटाफट देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। सिंपल रिकॉल करने की कोशिश करो। फर्स्ट लॉ इज कि एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। हर एक चीज अपनी जगह पर एज इट इज रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ये बात है जब वो रेस्ट में, और अगर मोशन में है तो भी रहेगी। हम नॉर्मली देखते हैं जब भी हम किसी बॉल को फोर्स देते हैं, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, तो इन दैट सिनेरियो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, तभी वो रुकती है। अगर नहीं एक्ट करेगा तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट सेम स्पीड। ओके सर, परफेक्ट। नाउ अगर मुझे उसका स्टेट चेंज करना है तो मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे जरूरत पड़ेगी फोर्स की। अब ये जो एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो अपना स्टेट ऑफ मोशन रिटेन कर पाती हैं, भले वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, और इनर्शिया बेसिकली आता है एक किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से। तो अगर उसके पास मास है तो उसके पास इनर्शिया होगा, और इनर्शिया है अगर उसके पास, तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और साथ ही साथ अगर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन को भी मेंटेन रखेगा। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं। ठीक है, so Newton's first law defines inertia and is rightly called the law of inertia as well. Inertia जो होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो आपका रेस्ट, एक हो जाता है आपका रेस्ट, दूसरा होता है आपका मोशन का, और तीसरा होता है आपका डायरेक्शन का। एंड आई सपोज ये सारी ही चीजें आपको पहले से ही क्लियर है, ये यू हैव बीन स्टडीइंग ऑल दीज थिंग्स। एक फटाफट सा रिवीजन हो गया है। सेकंड लॉ पे चलते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सो सेकंड लॉ इज नॉट एफ इक्वल्स टू एम ए। सेकंड लॉ इज बेसिकली कि अब आपने ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में एज इट इज रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो। सो जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उससे होगा क्या, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो मोमेंटम में तीनों क्वांटिटी आ जाती हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन तीनों आ जाता है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो अगर कोई फोर्स लग रहा है, तो बॉडी के साथ क्या होगा, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और उसी से हम न्यूटन सेकंड लॉ से ही, यही है न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहीं से हम फाइनली ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन भी कंक्लूड कर पाते हैं, जो कि बेसिकली हमें F इक्वल्स टू एम ए तक फाइनल कंक्लूजन ले जाने में हेल्प करता है। कैसे होता है देखो, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड लॉ बोलता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते k मल्टीप्लाई करते, k की वैल्यू 1 है, तो फाइनली f इक्वल्स टू dp बाई dt हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो जो कि हमने इसके पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, सो p की जगह मैं मास टाइम्स वेलोसिटी रख दूंगा, और क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन दोनों को मिलेगा, तो एक बार m dv अपॉन dt हो जाएगा और दूसरी बार में v dm अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाता है मेरा
फोर्स, ये हो जाता है मेरा फोर्स। ओके, अब देखो मासेस चेंज होते हैं और उनकी वजह से भी एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है ऑब्जेक्ट्स को। ये बात आप याद रखना, अगर मास की वैल्यू कम हो रही है तो उससे एक आपको पुश मिलेगा जिससे आपकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी। ओके, तो नॉर्मली जब भी हम स्पेस रॉकेट्स को भेजते हैं, यू मस्ट हैव सीन, जो भी उनके बूस्टर्स होते हैं एक हाइट पे जाके बूस्टर्स रिलीज आउट हो जाते हैं। वो रिलीज आउट होने से एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है, आगे की तरफ शटल्स बढ़ते हैं। ओके, बट नॉर्मली हम वो सारे केसेस, वेरिएबल मास वाले केसेस नहीं लेते हैं। सो वेरिएबल मास वाले केसेस क्योंकि हमारे सेशन में, हमारे यूनिट में नहीं है, तो बेसिकली F इक्वल्स टू mdv/dt डिराइव हो जाता है। dv/dt इज वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू F इंटू ma, m इंटू a। सो यहाँ से फाइनली यू हैव द रिलेशन ऑफ फोर्स विच इज टर्निंग आउट टू बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ओके, सो आई थिंक ये पूरा एनालिसिस इन ये सेकेंड लॉ आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा एनएलएम जो है ना इसी पे बेस्ड है, पूरा का पूरा एनएलएम इसी पे बेस्ड है, F इक्वल्स टू ma पे ही बेस्ड है। ओके, ठीक है सर, परफेक्ट, यहाँ से रिलेशन आ गया। अब फोर्स क्या है, फोर्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, कुछ उसके फीचर्स वगैरह के बारे में। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल पुश और अ पुल। ठीक है, कोई भी आप पुल या पुश लगा रहे हो तो वो फोर्स कहलाता है। इट प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, बिल्कुल सही। इट स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, बिल्कुल, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये तीन बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन है, इन तरीकों से आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्रू आउट एनएलएम कौन कौन से जनरलाइज्ड फोर्सेज के बारे में देखोगे, इन्हीं से आपको खेलना है और इन्हीं से फाइनली पूरा एनएलएम चैप्टर बनता है। सबसे पहले तो आ जाता है वेट। वेट इज व्हाट, दैट्स मास टाइम्स ग्रेविटी, सिंपल। ओके सर, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। अब रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स क्या होता है? रिएक्शन नॉर्मल फोर्स एक बहुत बेहतरीन सा फोर्स होता है और ये तब लगता है जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, दिस इज बेसिकली सिग्नेटरी की बॉडीज कांटेक्ट में है कि नहीं। अगर नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाता है ना, तो सोचो उसके साथ क्या क्या सारे कांटेक्ट फोर्सेस भी जीरो हो जाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो हो गया तो, और नॉर्मल जीरो है यानी कि बॉडीज कांटेक्ट छोड़ चुकी हैं। एक बहुत अच्छा सिग्नल भी होता है ये। हम बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, वहां पे भी हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, जब भी हम रिजिड रॉड की बात करें या फिर एक बॉल को एक पर्टिकुलर सर्कुलर आर्क में हम मूव कराएं, तो वहां पे वही सारे केसेस लेंगे जहां जहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा, वहां वहां हमारी लिमिटिंग कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। तो इसके साथ तो हमें बहुत अच्छे से दोस्ती करके रखनी है। सो व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन रिजिड सरफेस, द बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके का होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, ठीक है सर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कहाँ होता है? देखो टेंशन फोर्स हर उस चीज में होता है जहाँ पे धागा हो, जहाँ पे रोप हो, जहाँ पे पुलिंग इफेक्ट हो। टेंशन कभी भी पुश नहीं हो सकता, टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्प्रिंग फोर्स। यस, स्प्रिंग फोर्स किस हिसाब से लगता है? अगर मैं एक स्प्रिंग की बात करूं, ठीक है, सो F इज इक्वल टू माइनस kx इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन विच यू आर क्रिएटिंग। आप एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से उसको कितना डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको अगर एक्सटेंड कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, दोनों ही सिनेरियो में फ्रिक्शन ये स्प्रिंग फोर्स लगता है। एंड ये स्प्रिंग फोर्स की खासियत ये है कि अपोज करता है मोशन को। मतलब अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस मतलब अंदर की तरफ दबा दिया, तो जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगने लगेगा। अगर इधर मैं ले जा रहा हूं, इधर x है, तो फोर्स भी है बाहर की तरफ लगेगा, और अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, सो फोर्स इज बेसिकली अपोजिंग द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ओके, सो दैट्स द रीजन यहां पे नेगेटिव साइन है। दिस इज द रीजन यहां पे नेगेटिव साइन। आप इसको वेक्टोरिकली भी ऐसे लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऑपोजिट में फोर्स लगता है। ठीक है, सो आई थिंक ये सारी चीजें आर क्लियर एंड इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज की। इस पे मेरे पास टाइम होता ना तो मैं इस पे आज की पूरी 1 घंटे की क्लास आपको बता देता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इतने केसेस हैं मेरे पास, इतने सारे इंट्रीगिंग केसेस हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा हाई कर देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मैं सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता क्या है, मोशन क्या होता है? एक्चुअली हम मोशन तो समझने लगते कि पोजीशन क्या होती है, सर मोशन क्या होती है। हम अर्थ पे हैं, हम अर्थ को इनर्शियल माने, फिर हमें पता चलता है अर्थ तो मूव हो रहा है। अर्थ मूव हो रहा है तो हम कहाँ सन पे जाएं, सन भी मूव हो रहा है। फिर हम कहाँ जाए, गैलेक्सी के सेंटर में जाए, मिल्की वे, वो भी मूव हो रही है। तो जाओगे कहाँ पता करने के लिए कि किसका मोशन क्या है? तो सारी चीजें रिलेटिविटी पे बेस्ड है, सब रिलेटिव है। ओके, बट हम इसको थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो होता है जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो।
ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ चीज़ों को आगे पीछे मूव होते हुए, ओके। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये मेरे सामने पेन मूव होता जा रहा है, ओके। सो मेरी फ्रेम क्या है, मेरी आंखें कहाँ है, मेरी बॉडी में, तो मेरा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आप जस्ट इसके पिछले चैप्टर काइनेमैटिक्स में भी आपने देखा है, जहाँ पे आप फ्रेम इधर से उधर कर रहे थे, राइट। व्हाट रिलेटिव मोशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन इज कि आप अपने आप को एक ऐसी फ्रेम में जाके एस्टैब्लिश करते हो और खुद को रेस्ट में मान लेते हो और रेस्ट में मानते हो, और जो भी मोशन आपके पास है वो दूसरी बॉडी को इंपार्ट कर देते हो और उससे आपका आंसर आता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है, जहाँ पे जिसके जस्ट बाद में सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। सो वहीं से ये सारी चीजें आती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली जिस फ्रेम से मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट्स इट, ओके। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो कि एक्सेलरेट नहीं करता, ठीक है। वो मूव हो सकता है, वो रेस्ट पे हो सकता है, बिल्कुल, वो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। तो सर मैं अर्थ पे हूं तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? हाँ बिल्कुल। जब सारी चीजें अर्थ पे हो रही हैं दुनिया में और कहीं हमारा अभी एज सच स्टेशन तो बना नहीं है कि लोग वहां जाके मूव करें, तो जो है अर्थ पे ही हो रहा है, ठीक है। अब अर्थ पे ही है तो यार अर्थ को स्टेशनरी मान लो। लेकिन कल को सोचो तुम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल चलने लगा तुम्हारा, मून पे तुम्हारे दोस्त यार रह रहे हैं, भाई बंधु रह रहे हैं और तुम वहां जा रहे हो आ रहे हो, तो उस सिनेरियो में तुम अर्थ को एज अ इनर्शियल फ्रेम मत कंसीडर करना है, अर्थ को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मत करना, उस समय सन को कर लेना, ठीक है, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में सब एक स्टैंडर्ड मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स द पॉइंट। हम अर्थ पे हैं, हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, ओके। वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, वो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेट नहीं कर रही। अब इसके अलावा अर्थ पे अगर कोई कार है कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ही है। वो रेस्ट पे तो भी इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अगर वो एक्सेलरेट होने लगी तो नॉन इनर्शियल हो जाएगी। ओके सर, ठीक है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम्स जो होती हैं वो नॉन इनर्शियल, ओके ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ तो लेते हैं हम न्यूटन्स लॉ, लेकिन हम जब अप्लाई करने जाते हैं तो मैक्सिमम जगह लग जाते हैं, कुछ कुछ जगह नहीं लगते। और वो कौन सी जगह है? वो ऐसी जगह जो एक्सेलरेट करती हैं। जैसे कि सपोज मैं बस में खड़ा हूँ, आई एम नॉट हैंडलिंग, मैं किसी भी सपोर्ट से नहीं खड़ा, मैं आई एम जस्ट स्टैंडिंग, ओके। बस स्टॉप पे एक लड़का है जो कि सीट पे बैठा हुआ है, एंड सडनली बस स्टार्ट होती है और मैं पीछे की तरफ गिरता हूँ। अब वो पढ़ रहा था न्यूटन का सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, उसने बोला इन पे तो कोई फोर्स लगा नहीं इनकी अपर बॉडी पे, तो ये पीछे की तरफ क्यों गए? फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया, है कि नहीं? फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब बस ने किक स्टार्ट किया तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं थी, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम थी, उसमें एक्सेलरेशन आगे लगा, तो न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम पे नहीं लगते। तो जुगाड़ क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने का जुगाड़ क्या है? जुगाड़ है सूडो फोर्स, सिंपल एज दैट। सो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाऊं तो मेरा काम निकल जाए, सिंपल एज दैट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है कि यार बॉस जिस डायरेक्शन में भी मेरा फ्रेम जिसमें बैठ के मैं चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है। और अब मान लो जिस बॉडी को मैं देख रहा हूं, जिस भी बॉडी को देख रहा हूं, बॉडी हो सकता है बस के अंदर हो या बाहर हो, और मैं यहां बैठा हुआ ऑब्जर्वर, आई एम दी ऑब्जर्वर, ओके। अब मैं इसको भी देख रहा हूं, इसको भी देख रहा हूं। अब जिन जिन चीजों को देखूंगा मैं उन पे मुझे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके भी मोशन को एनालाइज कर रहा हूं मुझे उस पर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। क्या मैं खुद पे भी लगाऊंगा? यार आप तो बस के साथ बैठे हुए हो ना, आप भी ऊपर होते तो आप भी क्यूरियस होते कि मुझ पर फोर्स क्यों लगा, ठीक है। कार में देखा होगा अपने, कार जैसी टर्न करती है हम सब बाहर की तरफ गिरने लगते, क्यों गिरते हैं? व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज सिंपल, सूडो फोर्स। कार जब मूव हो रही है सर्कल पे तो उस पे अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो आप पे बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। और इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। आप सीधा जाना चाह रहे हो, कार इधर हो रही है तो आप तो सीधे ही जा रहे हो, आप इधर उधर थोड़ा मुड़ नहीं रहे हो, बस आप सीधे ही जा रहे हो, उस वजह से आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। सो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है। अब जो सूडो फोर्स लगता है बेसिकली वो इस पर्सन के मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर होता है, ठीक है। सो आई थिंक अगर आपको ये बहुत डिटेल्ड वे में समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, और अगर आपको आता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ओवर द पीरियड यार आप 11th 12th के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो भी हर जगह काम आता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, सूडो फोर्स, रिलेटिव मोशन, ये ईजीनेस देते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में ईजीनेस देते हैं। बहुत बहुत ट्रिकी इन्वायरमेंट में सूडो फोर्स से कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजिली समझ में आते हैं। इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ मेरे को पता है सर, F = dp/dt होता है, ठीक है, बढ़िया। अब ये dt को मैं F से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये dt को F से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? dp आ जाएगा। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ
तो अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन एफ डी टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी पी और लिमिट डाल दी P1 से P2 टाइम T1 से T2, तो ये जो एंटिटी आएगी ना मेरी, ये जो आएगी ये मेरी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगी, जो कि बेसिकली P2 माइनस P1 होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर्स के साथ है पूरा, और यही चीज कहलाती है मेरी इंपल्स, ठीक है। इंपल्स का बेसिकली इंपल्सिव नेचर आपने सुना होगा, बहुत इंपल्सिव नेचर होता है लोगों का, तो इंपल्स का मतलब ही है एक फोर्स दे दो आप बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, एक फोर्स लगाओ बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, फोर्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, तभी सफिशिएंट होता है कि उसका डायरेक्शन मोशन वगैरह सब चेंज कर दो। कहाँ कहाँ देखने मिलता है यार, बॉल को जब किक करते हैं, बॉल मेरे पास आ रही है, मैंने एक किक मारा तो बॉल सीधे चली गई, डायरेक्शन ये था उधर चली गई। फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में होता है, बहुत सारे लोकेशंस पे होता है जहाँ पे सडन एक इंपल्स की जरूरत रहती है, ठीक है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट इंपल्स इज द सडननेस। आप इंपल्स को कभी भी एफडीटी इंटीग्रेट करके मत निकालने की कोशिश करना, उसमें प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर इंपल्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो ओके, अगर एक लंबे अंतराल के लिए चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, क्योंकि dt नॉर्मली इतना छोटा होता है कि आप fdt मल्टीप्लाई करोगे, f बहुत बड़ा होता है, dt बहुत छोटा होता है कि प्रॉब्लम आ जाएगी। नॉर्मली हम fdt से ग्राफिकली निकालेंगे, मतलब ग्राफिकली का मतलब ये है कि ये जो मेरा ग्राफ है इधर, इस ग्राफ में f और t का जो बेसिकली वैल्यू है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो होता है, that basically is the impulse value, okay, and that is equivalent to delta p, change in momentum, okay. So I think this entire information is clear to all of you. In cases of kicking, hitting, catching, jumping, diving, all these diving, collision, all these things are cases of sudden impart of force, okay. So I think impulse is clear. Now moving ahead for the next thing, that is law of conservation of linear momentum, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। साथ ही साथ इसमें और एक एडिशन ले लोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम रोटेशनल में पढ़ेंगे। ये दोनों इतने मजेदार चीज हैं कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैकेनिक्स से आते हैं, तो मोमेंटम का कहीं ना कहीं यूजेज रहता ही है। दिखते बड़े सिंपल है बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ से निकला हुआ है, बट जब सॉल्व करने आओ क्वेश्चन पे तो मजा आता है। सेंटर ऑफ मास जैसी आ जाता है, सेंटर ऑफ मास के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये इधर जा रहा है, वो पीछे जा रहा है, बताओ कितना पीछे गया। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड एंड रिक्वायर्स योर इनर स्किल्स, आपके अंदर से स्किल्स चाहिए रहती हैं, बट डोंट वरी, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, हम निकाल लेंगे, ओके। सो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, ओके, क्या बोलता है सेकेंड लॉ ये बोलता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, राइट। F external is equal to dp by dt. अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, that means dp by dt is equal to 0. dp by dt is equal to 0, that means dp is equal to 0. Okay, so dp equals to 0 means कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सिंपल एज दैट, ओके। मास तो कंजर्व ही है। सो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो सिस्टम अब एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी वैलिड है और सिस्टम के लिए वैलिड है। सिस्टम में अंदर बाहर तुम कुछ भी कर लो, मोमेंटम ट्रांसफर कर लो। यही तो मजेदार चीज है कि मान लो सपोज मैं एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स है, गैस है। अब गैस मूव हो रही है और सडनली उस पर कोई फोर्स लगा नहीं, लेकिन इंटरनली गैस के मॉलिक्यूल टकराओ के अपने आप में एनर्जी एक्सचेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनका नेट मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, दैट momentum always remains, linear momentum always remains conserved whenever there isn't any external force, okay. Now this is the point कि अगर मैं सिस्टम की बात करूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, एक बॉम्ब है, ओके, बॉम्ब है। अब वो दिवाली का टाइम था, मैंने फोड़ दिया 2 3 5 भाग में टूट गया। अब पॉइंट मजे की बात ये है कि सारे पांचों भाग इस हिसाब से बटेंगे ना कि नेट मोमेंटम सबका 0 ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास यही लोकेटेड होगा। तो इस पर टेंशन मतलब और बात करेंगे हम इसकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। फाइनली यू शुड जस्ट कीप दिस इन माइंड, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। नाउ let's look at some examples. First example is recoiling of a gun. Yes, obviously that's the reason हम हमेशा जब भी गन को फायर करते हैं कंधे का सपोर्ट लेते हैं, because the recoil is too much it is, okay. Now ये यहाँ पे केस है बेसिकली, जिस तरीके से आप रिकॉइल ऑफ गन समझ सकते हो। देखो डायग्राम कहाँ है, डायग्राम, यस हियर कम्स द डायग्राम। देखो इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे होने के बाद मान लो बुलेट को दे दी भाई वेलोसिटी वीबी और गन पीछे गई वीजी से, तो इनिशियली मोमेंटम इसका कितना था 0, तो बाद में भी 0 ही रहेगा, यानी स्मॉल m इंटू वीबी वेक्टर प्लस कैपिटल M इंटू वीजी वेक्टर,
ठीक है, समझ आ गया? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो वीजे की वैल्यू निकाल लेना, वीजे की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम वी बी अपॉन कैपिटल एम, और नेगेटिव तो है ही ऑब्वियसली, पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, एकदम सिंपल सी चीजें हैं यार, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। ओके, व्हेन अ पुल इज हॉरिजॉन्टल, ओके ये बड़े मजेदार केसेस हैं, चलो आओ देखते क्या है ये। व्हेन अ पुल इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हेन द पुल इज एट एन एंगल थीटा। और यहां से मैं आपको एक और मजेदार चीज बताऊंगा कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी समझाता हूँ, तो आओ देखते हैं फटाफट। अब देखो, व्हेन अ पुल इज हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एफ फोर्स से मैं उसको खींच रहा हूँ, एफ फोर्स से खींच रहा हूँ, तो क्या होगा भाई, देखो mg से नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर जाएगा, क्योंकि मोशन जो हो रहा है ये बेसिकली ये कॉन्स्ट्रेंड मोशन है। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंड का मतलब ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते, ये लेफ्ट राइट ही जा सकते हैं, तो इस फोर्स की वजह से राइट की तरफ मूव होगा और एक्सेलरेशन हो जाएगी एफ बाई एम के बराबर, सिंपल एफ बाई एम के बराबर एक्सेलरेशन। ओके, बट अगर जो पुल है वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सपोज एक्ट कर रहा है, ओके यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में ये होता है कि एफ का एक कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लगने लगता है, रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है, एम जी इधर लगता है और एफ कॉस थीटा इधर लगने लगता है, और एफ कॉस थीटा बेसिकली आपका नेट एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है, तो इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ कॉस थीटा अपॉन एम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब हम फ्रिक्शन, ये बेसिकली अभी स्मूथ सर्फेसेस है सारे, ठीक है, ये दोनों ही सर्फेसेस अभी स्मूथ है। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है, कमेंट में ये बताना है कि जब इसमें फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब इसमें फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वैल्यू न्यू है, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आता है जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है। ओके, तो आपको वो एंगल पता करना है, या एक्चुअली एंगल नहीं, बेसिकली एक फोर्स आता है, फोर्स आता है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक एंगल थीटा पे कितना लगना चाहिए जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, तो फोर्स की आपको वैल्यू पता करके बतानी है अगर यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है। फटाफट इसको सॉल्व करना और कमेंट में बताना, और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ठीक है, इस केस को भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पिछले केस में पुल था, यहाँ पे पुश है, पिछले केस में पुल था, यहाँ पे पुश है। अब मैं बताता हूँ आपको पुल क्यों ईजियर है पुश से, वो भी बताता हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैं इसको भाई पुश कर रहा हूँ। अब पुश करने में क्या हो रहा है, इस एफ के दो कॉम्पोनेंट निकालूंगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, सीधी बात। ये इसके साथ थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एफ साइन थीटा एम जी दोनों नीचे लाएगा तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, मतलब रिएक्शन फोर्स यहाँ पे एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और एफ कॉस थीटा तो एज यूजुअल आगे की तरफ बढ़ाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, पुलिंग में और पुशिंग में एक बहुत माइनर सा अंतर ये हो जाता है कि इस केस में रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू है ना वो पिछले केस से ज्यादा आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो आर इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी है, और पुराने केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखोगे आप कि एफ साइन थीटा प्लस आर एम जी के बराबर, मतलब आर की वैल्यू एम जी साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कम है। तो ठीक है सर, कम होने से क्या दिक्कत है, कम होने से दिक्कत कुछ नहीं है, कम होने से बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की एक लिमिट है ना वो बढ़ गई। फ्रिक्शन जो कि रेपोजिटरी है वो अब उसके पास उसकी लिमिट ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो दे सकता है। ठीक है, सो इसीलिए आप यहाँ पे लगाओगे एफ कॉस थीटा है, और आपको मूव तो कराना ही है ऑब्जेक्ट, तभी तो फोर्स लगा रहे हो, तो आप मूव कराना चाहोगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाती है, इसीलिए पुशिंग थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप देखे होगे कभी भी कोई कार्ट है, स्टेशन वेशन पे जाओगे, कार्ट है तो उसके जिस साइड में हैंडल होता है उसको पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ लेके खींचते हैं। ठीक है, दे पुल इट, दे नेवर डू लाइक दिस, ऐसे धक्का नहीं देते। ओके, धक्का देने में प्रॉब्लम है, आप खींचोगे तो थोड़ा इजीली हो जाता है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। और एक्सेलरेशन समझते हैं एक इंक्लाइन प्लेन पे। अब इंक्लाइन प्लेन पे क्या सिस्टम है यार, देखो ये एंगल थीटा मान लो, ये ऑब्जेक्ट है एम है, ये आ गया आपका एन जी। इंक्लाइन प्लेन पे देखो हमेशा याद रखना कि ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो बेसिकली आपका हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा। ओके, और ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है पता है, कभी कभी ये थीटा ना देके ये वाला थीटा दे देते हैं, और ये वाला थीटा देते तो तब क्या करोगे भाई, तो तब पूरा एंगल चेंज हो जाएगा, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, और यही नीचे की तरफ ले जा रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इसको बैलेंस कर देगा, तो एम जी साइन थीटा बेसिकली नेट फोर्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर है ना यार, क्लियर है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। चलो अब पढ़ते थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा हायर एंड पे जाते हैं और केसेस देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स की। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स में क्या है, 3 ब्लॉक लगा दी M1 M2 और M3, 3 ब्लॉक पे
दो टेंशन से जोड़ दिए इनको, ये रहे दो धागे, यहाँ पे लगा रहे हो कैपिटल एफ फोर्स। अब देखो ये कैपिटल एफ फोर्स की वजह से मुझे तीन चीज़ इसमें पता करनी है। पहली चीज़ तो ये होती है कि बॉस ये तीनों किस एक्सेलरेशन से मूव हो रहे हैं। ये अभी सिस्टम स्मूथ है, ठीक है, ये तीनों किस एक्सेलरेशन से मूव हो रहे हैं, साथ ही साथ ये टेंशन की वैल्यू क्या है और इस टेंशन की वैल्यू क्या है, दोनों जो बीच में धागे लगे उनकी टेंशन की वैल्यू क्या है, ये दो चीज़ें पता करनी रहती है। ओके, कैसे पता करेंगे? तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए पहले तो तीनों को एक सिस्टम मान लो। एक्सेलरेशन पता करने के लिए तीनों को एक सिस्टम मानो। तीनों का मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये रहा एक सिस्टम जिसका मास है m1 प्लस m2 प्लस m3। इस पे लग रहा है कैपिटल एफ फोर्स। बता दो भाई एक्सेलरेशन क्या होगी। सिंपल, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल। और अगर t1 और t2 निकालना है तो सिंपल अप्रोच क्या है, किसी को भी उठा लो, m1 को उठा लेते हैं। m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही लग रहा है, t1। तो भाई इसको जो यहाँ पे एक्सेलरेशन तुमने निकाली ना f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कौन देगा, ये t1 ही तो दे पाएगा। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 इंटू a। मतलब t1 की वैल्यू हो जाएगी m1 कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल, समझ आया। इसकी वैल्यू पता चल गई, ऐसी इसकी बता दो, F माइनस T2 विल बी इक्वल टू m3 इंटू a। F वहां ले जाना, T2 की वैल्यू आ जाएगी। और T2 निकाल लिया, T1 निकाल लिया, A निकाल लिया, हो तो गया, सब निकाल लिया तुमने। तो देखो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी F1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे T1 आ जाएगा, ऐसे T2 आ जाएगा। क्लियर है? बड़े सिंपल से तरीके होते हैं, लेकिन अप्रोच पता होनी चाहिए। अप्रोच इसी से करोगे तभी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इसमें देखो, वीडियो को जो लोग देख रहे हैं पॉज कर लो और फटाफट जरा देख के बताओ मुझे सॉल्व करके। A की वैल्यू, T1 की वैल्यू और इधर T1 की वैल्यू और ये फोर्स T2, तीनों चीजें बतानी है, T1 T2 और A। और चलो T3 बताओ, T3 बताओ। ये जो पुली है वो मासलेस है, ठीक है, दिस पुली इज मासलेस। यू ऑल मस्ट बी नोइंग यार, इतने क्वेश्चंस कर लिए कि मासलेस पुली का मतलब ये है कि दोनों तरफ का टेंशन बराबर रहेगा, साथ ही साथ ऊपर जो T3 है वो T1 प्लस T1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर, परफेक्ट। आओ, अगर पॉज कर लिया आंसर देख लो फटाफट। कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसके कॉम्बिनेशन को ले लेंगे, m2 प्लस m3। इस पे लग रहा है m2 प्लस m3g फोर्स, ठीक है। तो साथ ही आपका 2 ब्लॉक सिस्टम हो जाएगा। ओके, 2 ब्लॉक सिस्टम हो जाता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हो जाता है m2 प्लस m3 और ये हो जाता है बस m1। सिंपल, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स T1 दिया हुआ है, यहाँ पे T1 दिया हुआ है, तो बस m2 प्लस m3, ये सिंपल देखो मैं एक करके बता रहा हूँ, m2 प्लस m3g माइनस T1 विल बी इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू a। ओके, एक्सेलरेशन ये रहा a। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a। ओके, दोनों को जोड़ दो, T1 कैंसिल, यहाँ से A की वैल्यू आ गई। अगर A की वैल्यू आ गई उसको यहाँ रख दो, T1 की वैल्यू आ गई, T1 की वैल्यू आ गई तो 2 टाइम्स 2 T1 जो था वो T3 हो जाएगा। और सर T2 कैसे पता करें? अरे यार कितना सिंपल है, देखो M3 फोर्स लग रहा है कितना, M3g माइनस T2 बेसिकली उसी एक्सेलरेशन के बराबर है जो कि यहाँ निकली। समझ आ गया ना, कितना सिंपल है, कितना ईजी। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, देखो निकालना आपको, तो इससे आप करते जाओगे तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो ये आएगा। T1 की वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम g, ऐसी T2 आ जाएगा, T3 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन इन्होंने निकाली नहीं है, एक्सेलरेशन आप खुद निकाल लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप भी दिया हुआ है, इसको इमेज लेके आप समझ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। अच्छा एक्सेलरेशन है, ओके गुड नाइस, चलो ओह नाइस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फ्रिक्शन फोर्स अभी नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो सोचो, लेकिन उतने हैवी एंड लेवल पे हमें जाना नहीं है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिक्वायर्ड नहीं है। नीट में आपको क्विक क्वेश्चंस देंगे, इतने हैवी डेरिवेशन के साथ नहीं देंगे, सो डोंट एक्सपेक्ट कि इतने हैवी एंड क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ दीज क्वेश्चंस आर क्विक। इसमें आपको एक चीज बोल सकते हैं ना, टेंशन निकाल लो, टेंशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो। ओके, सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू डू इट। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ट्रिकीनेस बेसिकली आ गई, एंगल अलग अलग है, अल्फा और बीटा है, तो थोड़ा मैथमेटिकली इक्वेशंस थोड़ी एक्सट्रीम हो जाएंगी, बट अप्रोच हैज टू बी द सेम। ठीक है, यहां वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो m1g साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, यहां वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो m2g साइन ऑफ बीटा। अब बस सिंपल ये करना है, m2g साइन बीटा माइनस t विल बी इक्वल टू m2 इंटू a, t माइनस m1g साइन अल्फा विल बी इक्वल टू m1 इंटू a।
सिंपल, समझ में आ गया। उन्हीं क्वेश्चन से करोगे तो आपको ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी और T1 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो फाइनली इसके जो आंसर आ जाएंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दी है और टी की वैल्यू बता दी है, एंड आई सपोज आप सभी को ये चीज़ क्लियर भी हो चुकी है। बहुत अच्छे केसेस हैं ये। फटाफट देखो नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट केस बेसिकली आता है, ये भी बहुत स्टैंडर्ड सा केस है। इसमें क्या है, 2 पुली यहाँ दे दी है और वापस 3 ब्लॉक सिस्टम दे दिया है। कैसे करोगे? सिंपल, 3 इक्वेशन बनाऊंगा। पहला तो यहाँ पे m1g माइनस T1, देखो टेंशन T1 यहाँ पे है तो ये T1 यहाँ होगी। इस तरफ भी T1 होगी क्या? नहीं, यहाँ T2 है तो यहाँ T2 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है ना। रोप सेम होती तो टेंशन सेम होते हैं, रोप सेम नहीं है। और साथ ही साथ अगर ये मासलेस होता या मूव नहीं हो रहा होता तो भी मैं सेम बोल देता। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन m1g माइनस T1 विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए, बिल्कुल सही। यहाँ पे T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, तीनों का मास सेम ही होगा। और यहाँ पे क्या बोलोगे? T2 माइनस M2g विल बी इक्वल टू M2 इंटू ए। तीनों इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, फटाफट पॉज करके देखो आंसर यही आ रहा है क्या? a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M अपॉन g। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी T1 T2 की वैल्यूज ये रही, देख लो, फटाफट नोट कर लो। आप ही को निकालना है, आप जानते हो कैसे निकालना है, हम तो बस रिवीजन कर रहे हैं सर, हम बस रिवीजन कर रहे हैं और आप फटाफट इसको निकाल के देखो, समझो सही है कि नहीं, ठीक है। इन सब केसेस के आगे अब बढ़ते हैं एंड फाइनली अब जंप करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बेसिकली जो है जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, देखो क्वेश्चन यही नहीं, क्वेश्चन फ्रिक्शन के आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, आप रोटेशनल जाओ, वर्क पर एनर्जी जाओ, आगे SHM में जाओ, कहीं भी कितना भी आगे बढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स चले जाओ, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म चले जाओ, आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। सो ये कोर टॉपिक्स हैं, ये कोर ऐसे टॉपिक्स हैं, इवन पुली के NLM के क्वेश्चंस यार। तो इट्स नॉट लाइक कि NLM का आपको स्पेसिफिकली यहीं पे क्वेश्चन मिलेगा। फ्रिक्शन NLM के कॉन्सेप्ट बहुत नॉमिनल से, इट इज एक्सपेक्टेड कि यू आर नोइंग दैट, और उसको वहां पे किसी इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन में डाल देंगे एंड दे विल एक्सपेक्ट कि आप आंसर निकालो। तो चलो, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स ऑब्वियसली। सो व्हाट डज इट अपोजेस? वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डज इट अपोजेस? Does it opposes the motion? And all those who are thinking that that's right, that's absolutely wrong. Friction force definitely opposes the motion, but along with that it also opposes one more thing. वो मोशन को अपोज करने के साथ भैया उसकी टेंडेंसी जहाँ डेवलप हो उसे भी अपोज करता है, ठीक है। मतलब कि मैं आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, ऑल्दो मैं बढ़ नहीं पा रहा लेकिन बढ़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मेरे पाँव और जमीन के बीच में, जो जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ऑल्दो आई एम नॉट मूविंग। और जब मैं चलने लगूंगा तब भी लग रहा है। मैं ऐसे वो माइकल जैक्सन का दैट मून वॉक करूंगा तो भी लग रहा है, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स opposes the motion and also the tendency of motion wherever it gets developed, okay, and जहाँ पे tendency develop करता है, motion नहीं होता, that time the friction force acting on it is static friction force, जो कि self adjustable होता है। 2 वेरिएंट में होता है फ्रिक्शन फोर्स, और जहाँ पे एक्चुअल में मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, दैट टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इंडिविजुअली उनके बारे में देखते हैं। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, यस ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिटवीन द मैटर की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट्स बिटवीन टू सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जिन जिन को डाउट है प्लीज यार, प्लीज बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो नहीं डिपेंड करता। फ्रिक्शन फोर्स मात्र 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो सरफेस की प्रॉपर्टी जो म्यू इनकम पास कर देती है, न्यू जो होती है बेसिकली वो सरफेस प्रॉपर्टी होती है, ऑयलिंग है, रब पाउडर्ड है या रफ है, ठीक है, तो हो गई। दूसरा जो होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब कितनी तेजी से वो दोनों कॉन्टैक्ट में, ओके। एरिया पे नहीं डिपेंड करता बॉस, एरिया पे नहीं करता, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अब व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जो फर्स्ट वेरिएंट है फ्रिक्शन फोर्स का, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको मैं समझाना चाहता हूँ इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो पूरी चीज़ मैं इस ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो ये बेसिकली ग्राफ ऐसा है कि एक्सटर्नल फोर्स है ये, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये छोटा सा किंक आता है, और ये तो ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है ना, ये बेसिकली ग्राफ है। अब ग्राफ किसका है भाई? ग्राफ किसका है? तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ एक सरफेस पे, इस पे लगाया मैंने कैपिटल F फोर्स, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा तो फ्रिक्शन लगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब फ्रिक्शन फोर्स लगा मैंने 5 न्यूटन, F लगने लगा 5 न्यूटन, वो 10, ये 10 लगने लगा, मैंने 15 किया, वो 15, मैं सोच रहा हूँ क्या जादू है, मैंने 20 किया, उसने 20 कर लिया, 25 किया, 25 कर लिया। मतलब कि जैसे जैसे फ्रिक्शन कैपिटल F की वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। और ये कहानी पता है कहाँ तक चली? ये कहानी चली एक पर्टिकुलर लिमिट तक, और इस लिमिट तक ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मूव तो कर नहीं रहा था, तो ये जो फोर्स लगा रहा है
कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है बेसिकली. दिस फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. स्टैटिक मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज इंट मूविंग. ठीक है, मेरे फोर्स को बराबरी से एकदम बैलेंस कर रहा था. मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ा, मैं इस पॉइंट तक पहुंचा. एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट के बाद मुझे लगा यार अब यहां पे देखते हैं. अब जैसे ही मैंने 1 न्यूटन या 0.1 न्यूटन जैसे ही बढ़ाया, वो वहां ढेर हो गया. वो वहां ढेर हो गया और उसके आगे उसकी लिमिट नहीं थी, फोर्स नहीं लगा पाया और ऑब्जेक्ट अपने आप फिर मूव होने लगा. फिर मैंने बोला बहुत अच्छी बात है. फिर आई थॉट कि अब शायद ये वापस रिड्यूस होकर जीरो होगा, बट ऐसा नहीं हुआ. फिर वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाता था जितनी उसकी लिमिट है. बड़ा अखंड था. ठीक है, सो इस रीजन में बेसिकली ऑब्जेक्ट मेरा मूव होने लगता है. दिस force which is acted by the basically जो फोर्स लगता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, काइनेटिक, अच्छा स्टैटिक फोर्स नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे भी, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, अब देखो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, किंक क्यों आता है? ये बेसिकली आप सर ग्राफ ऊपर से ले जाके नीचे क्यों लाए? तो नीचे बेसिकली क्यों लाया मैं? नीचे इसलिए लाया यार कि होता क्या है कि मैक्सिमम जो एक लिमिट होती है ना किसी को रोकने की, ठीक है, तो ये मेरे को कहाँ तक रोक सकता है? मेरे को इस पॉइंट तक रोक सकता है. ये मेरे को इस पॉइंट तक रोक सकता है. एंड उसकी जो लिमिट है समवॉट अराउंड ये है. ठीक है, मतलब मान लो मैं 50 लगाया तो 50 तक रोक सकता है. लेकिन उसके बाद जैसे मैंने 50 से 51 कर दिया ना, जब वो अपनी काइनेटिक रेंज में आ गया, जब उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो उसके बाद वो 50 नहीं लगाता, वो बेसिकली 49 न्यूटन समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग लगाता है. मतलब उसकी मैक्सिमम रोकने की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू से. ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कहलाती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जो कि होती है म्यू एस टाइम्स नॉर्मल. और यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कहलाता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि होती है म्यू के टाइम्स नॉर्मल. ठीक है, सो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस, जो कि बेसिकली आपका लिमिट हो गई, वो हमेशा इससे थोड़ी ज़्यादा ही रहती है. ठीक है, एफ एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ के. और इन दोनों वैल्यूज को रखूंगा तो यहाँ से ये सीन बनता है कि म्यू एस जो होता है वो म्यू के से थोड़ा ज़्यादा होता है. इसका रीजन बेसिकली इंटरमोलिकुलर प्रॉपर्टीज, वो बॉन्डिंग होती है. यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है कि जब रेस्ट पे हो तो बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू जब मोशन में हो, उसी वजह से होता है. बट ये यू शुड नो दिस, देयर इज अ पर्टिकुलर किंक. ठीक है, सो आई सपोज ये डायग्रामेटिकली ग्राफ के थ्रू आपको बहुत क्लियरली समझ में आया एंड यू आर वेल इनफ. आपको अभी तक तो पता ही है कि किस तरीके से हम निकालते हैं. ठीक है, ओके सर, परफेक्ट. अब क्वेश्चंस की बारी आती है. क्वेश्चन से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है. तो देखो अभी आपको कौन कौन से दो कॉन्टैक्ट फोर्स पता है? एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन. यस, तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होता है, ठीक है, जो नेट रिजल्टेंट होता है दैट इज बेसिकली योर कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, सो एफ सी ओवर हेयर इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर. अब ये क्योंकि यार वी आर नॉट श्योर वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, वो रेस्ट पे भी हो सकता है, तो दैट्स द रीजन मैं एक स्मॉल एफ ही रख रहा हूँ. मैं इसकी वैल्यू पुट ऑफ नहीं कर सकता. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बाय द ट्रक ऑन द ब्लॉक. ओके, नो प्रॉब्लम. अब देखो यहाँ आता है आपका मजा सूडो फोर्स का. जमीन पे खड़े होकर देखोगे मजा नहीं आएगा. एक काम करो, ट्रक पे जाके बैठ जाओ. कैसे पता चला सर ट्रक पे? अरे भाई ट्रक देखो एक्सेलरेट कर रहा है ना, है कि नहीं? तो ट्रक पे जाके बैठ गए. ठीक है सर, ट्रक पे जाके बैठ गए. सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहला काम तो एक करना, आप जाके देखो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो तो भैया सबसे पहले तो इस पर सूडो फोर्स लगा दो. सूडो फोर्स की वैल्यू 10 किलो का, तो 10 × 1 ये हो गया फोर्स. 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है. ओके, अब पूछ रहे फ्रिक्शन फोर्स बताओ ट्रक पे कितना लग रहा होगा. बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा एक तो सबसे पहला जो काम करना है वो है 10G का वेट लगा देना और ये नॉर्मल फोर्स लगा देना. ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10G के बराबर. फटाफट आई वांट आप पॉज करके आंसर निकालो, देखते हैं किसका पहले आता है. ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा तो पहले लिमिट पता करते हैं फ्रिक्शन की कितनी लग रही है. लिमिट है भी कि नहीं? हो सकता है जो लिमिट हो वो 50-100 हो, तो 10 का लग रहा है, 10 की रिक्वायरमेंट है, 10 दे देगा भाई, 10 लगा लो. हो सकता है लिमिट भाई 3-4 हो तो नहीं लगा पाएगा. तो आओ लिमिट पता करते हैं. लिमिट कितनी आ रही है? म्यू टाइम्स नॉर्मल यानी 0.3 × 10G. लिमिट तो है यार बॉस, लिमिट तो 30 न्यूटन की है. रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 न्यूटन की. तो कितना फोर्स लगेगा सर? 10 न्यूटन लगेगा. कहाँ लगेगा? आगे की तरफ लगेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? दैट इज गोइंग टू बी 10 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. समझ आ गया?
मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक सो दैट द टॉप ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। ओके, पहला वाला पढ़ लेते तो हमें पहले पता चल जाता कि पहले केस में ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि तभी तो पूछ रहा है भाई मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ, तो हम सट से बता देते 10 का 10 होता, हमें लिमिट की जरूरत भी नहीं है। बट कोई नहीं, अब हमने लिमिट पता कर ली तो सेकंड पार्ट भी पता कर लेंगे। मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए भाई? मिनिमम एक्सेलरेशन उतना जो होना चाहिए कि जो तुम्हारा आगे की तरफ सूडो फोर्स है ना, वही तो लग रहा है बस, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो सूडो फोर्स है ना वो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। अब थोड़ा सा ज्यादा कितना होता है? 30 ही ले लो, कोई नहीं, 30.1 से 30 ही बेटर है। सो 30 न्यूटन आगे की तरफ होना चाहिए। ओके ठीक है, अब 30 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स होना चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? एक्सेलरेशन मतलब ये जो फोर्स है बेसिकली इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है। सो 30 जो होना चाहिए मास है ब्लॉक का 10 इंटू एक्सेलरेशन ए, जो कि बस का है या जिस पे कैरियर पे चल रहा है, तो ए की वैल्यू मिनिमम 3 ले लोगे। मिनिमम अगर इतनी ले लोगे आप, ये मिनिमम है, तो आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। इससे ज़्यादा लोगे तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट फट से नीचे भी गिर जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को सारी चीज़ें। जिन जिन का आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट बताना मुझे कमेंट में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक की बताओ एक्सेलरेशन कितनी है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, ऑल्दो थोड़ा हवा में दिख रहा है बट ये कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे ये चीज़ हवा में है। ठीक है, अब बताओ यार 4 किलो के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं सर। यहाँ लग रहा है 4g फोर्स, यहाँ लग रहा है t, यहाँ भी लग रहा है t। अच्छा और क्या? ओके, यहाँ पे एक लिमिट पता कर लेते। सबसे पहला काम तो ये है, लिमिट कैसे पता करोगे सर? ये 6g लग रहा है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी आ जाएगी? 0.5 इंटू 6g, 6 5 30 न्यूटन लिमिट है। ठीक है, 6 5 30 न्यूटन लिमिट है। ओके अब एक केस मानते हैं कि सब रेस्ट पे है, केस मानते हैं सब रेस्ट पे, सब रेस्ट पे है, तो टी की वैल्यू 40 के बराबर हो जाएगी ना, 4g के बराबर? हाँ सर बिल्कुल। और इसकी वैल्यू भी 40 के बराबर हो जाएगी ना? हाँ सर बिल्कुल। और इसकी वैल्यू 40 के बराबर हो जाएगी, लिमिट तो 30 ही है। ओ शिट, मतलब ये तो मूव होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन बताओ ना, ये रहा एक्सेलरेशन, सिंपल 4g माइनस टी कर देते हैं। पहली इक्वेशन ही आ गई, 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। दूसरी इक्वेशन t माइनस, पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? लिमिट लग रही होगी क्योंकि मूव हो रहा है ना। 30 इज इक्वल टू 6 इंटू ए, सिंपल, दोनों को जोड़ दो, टी से टी गया। 4g 40 माइनस 30 इज 10, 10 इज इक्वल टू 10 ए, तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, निकाल लिया आंसर, है कि नहीं? देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, 3 2 लाइन में आने वाले। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा ओके, अभी मैंने आपको नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बताया था ना, तो बेसिकली भैया जो आपका नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फोर्स रहता है ना, देखो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स डायग्राम का है, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना बेसिकली किसका है? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का नेट रिएक्शन फोर्स है। अब ये जो एंगल होता है ना, ये थोड़ा गलत है, इसको बेसिकली एंगल ऑफ नॉर्मल बोलना चाहिए, लेकिन हमें समझने के लिए एंगल ऑफ नॉर्मल बोलना चाहिए, कायदे में एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही कहलाता है। ये बेसिकली ये होता है, ये एंगल किसके साथ बनाता है? नेट फोर्स नॉर्मल के साथ, फ्रिक्शन फोर्स के साथ नहीं। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होता, एंगल के साथ होता है जो नॉर्मल, अभी मैंने बताया था ना कॉन्टैक्ट फोर्स, जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों का नेट सम, वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कायदे में वैल्यू ये तब होती है जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मैक्सिमम नहीं लग रहा, कुछ कुछ केसेस में होता है एफ ही लग रहा हो, कुछ कुछ केसेस में होता है एफ ही लग रहा हो, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सपोज एफ लग रहा है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू एफ बाय एन। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एन होता है, और थीटा इज इक्वल टू बेसिकली tan इनवर्स एफ बाय एन होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम की बात करोगे तो फिर तो यार एफ की जगह न्यू टाइम्स नॉर्मल लिखना पड़ेगा, तो tan इनवर्स न्यू आ जाएगी। ठीक है सर, ओके क्लियर है। फिर क्वेश्चन आ गया, चलो फटाफट करते हैं, अरे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर द गिवन केस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू क्या? मूव अप, मूव डाउन, हैव नो फ्रिक्शन फोर्स बाय वॉल ऑन द ब्लॉक। लेट्स सी। ओके, 3 केसेस बताने हैं, और देखो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू, आप पॉज करो और फटाफट देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ये बताओ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव अप। ओके, पहले तो देखते हैं फोर्सेस कौन कौन से। एक तो सर लग रहा है mg फोर्स, ठीक है सर, एक तो mg फोर्स लग रहा है। उसके बाद कौन सा फोर्स लग रहा होगा? f लग रहा है। चलो f के कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो एक f इधर हो गया, एक f इधर हो गया। f का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा f sin ऑफ थीटा। ठीक है सर, और फ्रिक्शन का कोई आइडिया? फ्रिक्शन का अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है। फ्रिक्शन का कोई आइडिया है क्या? अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि यार mg नीचे की तरफ लग रहा है, f sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है। देखो नॉर्मल एक, हाँ नॉर्मल फोर्स भी तो होगा, नॉर्मल तो f sin थीटा, f cos थीटा के बराबर हो गया, वो तो
एकदम क्लियर कट बात है, उसने पकड़ ली कि ये वैल्यू मेरी है, ठीक है। अब फ्रिक्शन का कोई आइडिया नहीं है। फ्रिक्शन का क्यों कोई आइडिया नहीं है, देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला थर्ड वाला केस कर लो, हैव नो फ्रिक्शन फोर्स बाय वॉल ऑन द ब्लॉक, ठीक है। अब अगर mg की वैल्यू एफ साइन थीटा के बराबर हो गई, अगर mg की वैल्यू एफ साइन थीटा के बराबर हो गई, तो ये ब्लॉक के पास कोई टेंडेंसी नहीं रहेगी कहीं भी ऊपर नीचे जाने की, और कोई टेंडेंसी नहीं रहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा मैं क्यों लगूं, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थर्ड केस बेसिकली ये होगा, थर्ड ये तब होगा जब एफ साइन थीटा मेरा कितना हो जाए, mg के बराबर हो जाए। ओके, मतलब मैं थीटा बता सकता हूँ कि थीटा ही बताना है क्या, नहीं वैल्यू ऑफ एफ बताना है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी mg बाय साइन थीटा। जिनका आया था वो कमेंट में बताना, थर्ड का आंसर यही आया था। तो फिर मूव अप और मूव डाउन, मूव अप और मूव डाउन का क्या केस है, तब देखो सिंपल सा फंडा है। जब जब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, जब जब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो हमें पता करना है ब्लॉक की टेंडेंसी बताओ ऊपर जाने की कब है, तो ऊपर जाने की तब होगी जब एफ साइन थीटा मेरा न्यू mg के से ज्यादा होगा, राइट। एफ साइन थीटा मेरा न्यू mg से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तब फ्रिक्शन, तब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगने लगेगा, नीचे की तरफ लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या बस mg साइन थीटा से ज्यादा होना चाहिए, क्या बस mg साइन थीटा से ज्यादा होना चाहिए, नहीं। जैसे ही वो mg साइन थीटा से 1 न्यूटन भी ज्यादा हुआ ना, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, 1 न्यूटन दे देगा, बोलेगा तू कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। वो 2 न्यूटन बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ा लेगा वैल्यू, तो कितने तक बढ़ाएगा, वो उतने तक बढ़ा लेगा जब तक कि, ये पहला केस बता रहा हूं, जब मूव अप, जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू में नहीं लग रहा, और फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू में कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू में लगेगा न्यू टाइम्स नॉर्मल, मतलब एफ साइन थीटा should be greater than or equal to how much, it should be greater than equal to mg plus fl. fl is how much, new times normal, okay, so new times normal की वैल्यू कितनी आ रही है, f cos थीटा के बराबर, ठीक है। सो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भाई इधर ले आना, f को कॉमन ले लेना, तो देखो फाइनली आ जाएगा तुम्हारे पास रिजल्ट, f should be greater than equal to mg divided by sin theta minus new cos of theta। ये आंसर आ रहा है तो बताना कमेंट में, ठीक है। इससे ज्यादा होगा ना तब जाके आपकी वैल्यू हो जाएगी। आई सपोज समझ में आया सबको, ठीक है। न्यू एफ कॉस थीटा प्लस mg दोनों से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ओके। मूव डाउन, नीचे जाने की क्या कंडीशन होगी भाई, नीचे जाने की कंडीशन ये होगी कि नीचे कौन ले जा रहा है, mg लगा रहा है, ठीक है। तो mg एफ साइन थीटा से ज्यादा होगा तो मूव करेगा नहीं, जैसे ही mg एफ साइन थीटा ज्यादा होगा फ्रिक्शन बोलेगा रुको रुको मैं ऊपर लगूंगा। अब mg और ज्यादा होगा, एफ साइन थीटा तो फिक्स है, तो फ्रिक्शन और बढ़ता जाएगा, तो mg की वैल्यू कितनी होगी, mg की वैल्यू बेसिकली सेकंड वाला ये है कि जो mg होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये देखो ये लग रहा है किस केस में, ये फर्स्ट केस में लग रहा है, fl लगने लगेगा कौन से केस में, सेकंड केस में, ठीक है। और fl इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कौन से केस में, थर्ड केस में। मैंने तीनों ही केसेस बता रहे, फ्रिक्शन की इंटरचेंजिंग है। सो mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस न्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल इज एफ कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से भी देखो f की वैल्यू आ गई, f शुड बी ग्रेटर देन और mg अपॉन साइन थीटा प्लस न्यू कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया यार भाई लोग, अपन ने देखो तीनों आंसर निकाल दिए। अगर आपके भी तीनों आंसर है तो मज़ा आ गया मेरे को, मैं समझ गया कि आपकी तैयारी एकदम रॉकिंग सॉलिड है, रॉक सॉलिड तरीके से चल रही है। एंड देखो इसी की एक्सप्लेनेशन है, जिनको समझ में नहीं आया वो ये पॉज कर सकते हैं और एक एक करके एक्सप्लेनेशन, ये फर्स्ट का तो यहीं पे है, ठीक है, ये सेकंड का हो गया, और सॉरी वो फर्स्ट का था, ये सेकंड का है, और साथ ही साथ ये थर्ड का है, ठीक है। सो डू हैव अ लुक जिनको प्रॉब्लम है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली ये होता है कि सपोज मैंने ये रिमोट रखा, मैं इसको ऐसे ऐसे, अभी हॉरिजॉन्टल पे तो ठीक है, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ाता जाऊंगा एक वैल्यू ऑफ एंगल ऐसी आती है जब वो नीचे की तरफ अपने आप गिरने लगता है, ठीक है। एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली व्हाट एंगल ऑफ रिपोज इज, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर एंगल जहाँ पे बेसिकली जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ये लगेगा mg cos ऑफ थीटा, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, और ये mg sin थीटा। सो बेसिकली mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू f, और मूव कर रहा है तो f की वैल्यू न्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर हो जाएगी।
सो उस केस से यहाँ हमारे पास रिलेशन आ जाती है कि थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है। थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। सो ये वाला जो एंगल होता है जहाँ पे मूवमेंट जस्ट स्टार्ट होता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, बढ़िया। आओ आते हैं PYQs पे, अब मजा आएगा। PYQ सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। यह आया था CBSE AIPMT, ठीक है, 2009। A body under the action of a force F is equal to 6I cap plus 8J cap plus 10K cap acquires an acceleration of 1 meter per second square. 1 meter per second square की acceleration इसने acquire कर ली है। The mass of this body must be how much? कितना मास होगा? सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार। देखो F दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दी है, बस इस F से मेरे को क्या निकालना है? इस F से मेरे को निकालनी है नेट फोर्स, मतलब F का मैग्नीट्यूड। तो F का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया? 36। 36 और 64 कितना हो गया? 100। 100 और 100 कितना हो गया? 200। 200 का अंडर रूट हो जाता है 10 रूट 2। ये आ गया मेरा न्यूटन। ओके, F कितना होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये मास आ गया, एक्सेलरेशन इज 1। ओके, तो क्या सर मास 10 रूट 2 है? हाँ भाई, 10 रूट 2 ही तो ऑप्शन है। हाँ ये रहा, देखो जल्दी जल्दी में 2 रूट 10 ना कर दो कोई, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कितना सिंपल था, मात्र 3 लाइन में आ गया। समझ में आना चाहिए बस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा बहुत बेकार सा और बड़ा बेकार सा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन का कॉन्सेप्ट। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v से चल रहा था, इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्स एज शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल POR। ओके, POR, अगर आपको एरो नहीं दिख रहा तो देखो एरो ही बता देता हूँ। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, ओहो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। बट अब सोचो, मेरे दिमाग में आएगा ओके नेट फोर्स कहाँ होगा? नेट फोर्स बेसिकली अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, मतलब देखो अगर वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो इस सेमी सर्कल में कहीं भी फोर्स हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, बस 90 डिग्री पे ना हो, तो वेलोसिटी बढ़ाएगा। और दूसरे वाले साइड के सेमी सर्कल में अगर हुआ इधर, ठीक है, इधर पे हुआ अगर फोर्स कहीं पे भी, इधर 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 इधर, तो वेलोसिटी घटाएगा। कैसे सर? क्योंकि उसका एक कंपोनेंट आएगा ना पीछे की तरफ जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसकी वेलोसिटी घटाने के लिए, ठीक है सर। ओके, अब यार सोचने की बात यह है, इन भैया ने हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन तो दिया ही नहीं है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया नहीं है तो बताओगे कैसे? बताओगे कैसे कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? तो गेम वेलोसिटी को पता ही नहीं करना, वेलोसिटी को फोर्स से रिलेट ही नहीं करना, गेम इसी में है। और गेम इसी में सिंपल सा ये है, वेक्टर एडिशन का है। यहाँ पे बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और अगर आप लोगों ने मोशन इन अ प्लेन भी पढ़ा है तो उससे भी आ जाता है कि जरा ध्यान से देखो, ये जितने भी वेक्टर्स है ना, PQ वेक्टर, QR वेक्टर और RP वेक्टर, ये सब साइक्लिक हैं, ये सब साइक्लिक हैं। मतलब अगर सोचो ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 फोर्स लग रहा है, और ये F3 फोर्स लग रहा है, तो देखोगे यहां से चालू हो रहा है, ओके सेम साइकिल है बॉस, सेम साइकिल है, सेम साइकिल है। इसका मतलब ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर 0 के बराबर है। समझ में आ रहा है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर 0 के बराबर। और अभी भी नहीं समझ में आया तो जरा ऐसे समझने की कोशिश करो। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था ना आप लोगों ने पिछली क्लास में, पिछले सेशन में बताया था ना। देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप ऐसे समझने की कोशिश करो। F3 को जरा हटाओ गेम से। सपोज मुझे F1 और F2 का नेट रिजल्ट पता करना है, ठीक है, F1 और F2 का नेट रिजल्ट पता करना है। ओके, सो F1 और F2 का सर आपने तो बताया था ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ वेक्टर बना दो। ओके, ये रहा, तो ये मेरा F नेट हो जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम सही बोला आपने। तो F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर। ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट। अब मैंने ज़्यादा ध्यान दिया यार, जो मेरा F नेट वेक्टर है ये तो जस्ट उल्टा ही है किसके? F3 वेक्टर के, है कि नहीं? ये तो जस्ट उल्टा ही है F3 वेक्टर के। मतलब क्या मैं F नेट की जगह माइनस F3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर ये लिख लिया तो यार गेम फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका मतलब ये है यार कि तीनों फोर्सेस का जो नेट सम है वो 0 के बराबर है। मतलब नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर सा आंसर है। विजुअलाइजेशन और समझ होनी चाहिए। ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं।
अ बलून विद अ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन। देखो जितने भी क्वेश्चन आप पॉज करो और फिर ट्राई करो एंड आई एम श्योर आप कर लोगे। और जो नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट द मोमेंट, वो हिट नहीं मारता, ठीक है, वो चीज हिट नहीं मारती। इसी के लिए तो रिवीजन कर रहे हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज फटाफट। इतनी जल्दी में आप भी जानते हो लॉज ऑफ मोशन कैसे कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं यार, हमें आता है, इट इज डीप इनसाइड अस, वी जस्ट नीड दैट कॉन्फिडेंस एंड वी जस्ट नीड दैट पर्टिकुलर किक इनसाइड अस जो हमें बोले कि नहीं तू कर सकता है। समझो, कभी कभी चीजें अंदर से आनी चाहिए और वो आती हैं और वो छुपी रहती हैं और आप ही रोकते हो। सो यू शुड लेट देम रीच आउट टू यू। आपके इनर कॉन्शियस को बोलो, बताएं आंसर, बताएंगे। अ बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन है, ठीक है, बलून है मास m का, ये ए एक्सेलरेशन के साथ डिसेंड कर रहा है। अब नॉर्मल ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्यों नहीं कर रहा। भाई बलून में क्योंकि एक बॉइंट फोर्स लगने लगता है। तो पहले केस में क्या है, बलून जो है वो नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा और एक लग रहा होगा अपना बॉइंट फोर्स, जो कि हमें नहीं पता क्योंकि अभी तक हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड नहीं पढ़ा, ठीक है, और क्वेश्चन बेसिकली इसका है तो उसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अब ए की वैल्यू जी से छोटी है, ठीक है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन है। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे बेसिकली केस क्या है, mg माइनस एफ बी इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि मुझे एक बात बताओ, कितना मास मैं रिमूव कर दूं, मैं कितना मास रिमूव कर दूं जिससे कि अब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है सर, ओके। अब मास रिमूव करने से एफ बी पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एफ बी जो है बेसिकली आपका रो वी जी से चल रहा है, ठीक है, वो वॉल्यूम से चल रहा है, मास से नहीं चल रहा, ओके। सो यहाँ पे मास से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे मास से कोई रिलेशन नहीं है। आपको बस यही एक फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था। मास कम करने से हो क्या जाएगा कि ये जो चीज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी और ये एज इट इज रहेगी, तो अब वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ऊपर की तरफ एफ बी है, नीचे की तरफ अब जो नया मास है, लेट्स से हमने मास रिमूव कर दिया कुछ और अब नया मास हो गया एम डैश, ठीक है, एम डैश हो गया। सो एम डैश ये रहा, और अब वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, अब वो जा रहा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ। तो यहां बेसिकली क्या हो गया, एम डैश जी, सॉरी, एफ माइनस एम डैश जी, एफ बी माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए, ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है। क्या करना है, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, स्पेस है क्या, हाँ है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो देखो क्या होगा, एफ बी से एफ बी कैंसिल हो जाएगा, एम जी माइनस एम डैश जी विल बी इक्वल टू एम डैश ए प्लस एम ए, ठीक है। सो इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एम डैश एम जी माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम डैश ए, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है सर, ठीक है। एम डैश को इधर ले आओ, इस एम डैश को इधर ले आओ, इस एम ए को इधर ले आओ, तो एम इंटू जी माइनस ए विल बी इक्वल टू एम डैश जी प्लस ए, ठीक है। यहाँ से क्या रिलेशन आ रही है कि एम डैश की जो वैल्यू है दैट इज टर्निंग आउट टू बी एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। अब करना क्या है कि बेसिकली मुझे ये बताना है कि कितना मास रिमूव कर दिया। मास रिमूव कर दिया मतलब इनिशियल मास m था और फाइनल m डैश है, तो m माइनस एम डैश कर दो, इसमें से कर दो, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए माइनस एम इंटू जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, ठीक है। एम जी से क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं, एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। देखो ऑप्शन है क्या, 2 टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। ओ सॉरी ए नहीं होगा यार, ए तो ऐड हो रहा है ना, ए तो ऐड हो रहा है, जी कैंसिल होगा, जी से जी, एम जी से एम जी कैंसिल होगा, ठीक है, इस एम जी से ये माइनस एम जी कैंसिल होगा, बेसिकली 2 टाइम्स एम ए हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था बट कोई नहीं। सो 2 टाइम्स एम ए अपॉन जी प्लस ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। 2014 में ही आया हुआ है, सो यू शुड नो इट, ओके। सो आई सपोज इट इज क्लियर एंड समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है बड़ा सिंपल सा, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ट C as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is nu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies which relation? मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी जहाँ से ये गिरे ना। सिंपल, बैठना इसी पे, सूडो फोर्स लगाना है पीछे की तरफ m इंटू अल्फा
और ये नॉर्मल हो जाएगा, ये mg हो जाएगा और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ये mg जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विल प्रिवेंट। तो mg जो होना चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से छोटा होना चाहिए, वहाँ से आंसर आ जाएगा। बताऊंगा मैं, निकालना आपको है, तो फटाफट इसको निकालो और देखो और बताओ आंसर क्या है कमेंट में, ठीक है। ओके सर। फाइनली देखो कितना इजी सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने डालना बस इसलिए चाहा आपको दिखा पाऊँ कैसे इजी क्वेश्चन है। 2 bodies 4 kg and 6 kg are tied to the ends of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. ओहो, the acceleration of the system is in terms of acceleration due to gravity is। बता दो भाई, कितना इजी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन बतानी है, 2 इक्वेशन लगेंगे, यहाँ पे 6 किलो का मास, 4 किलो का मास है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस अभी आया 2020 में, 2-3 साल पहले। तो सोचो कितनी इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यू जस्ट शुड नो द करेक्ट प्रोसेस। ओके, नाउ विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन एंड आई सपोज आप सभी को बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, बहुत ही बढ़िया सा एक रिवीजन हो गया होगा आपका लॉज ऑफ मोशन का। सो पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी ने एंड तक देखा, और देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई सपोज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी मिली होगी, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा वर्क पावर एनर्जी का, जिसमें ऐसे ही फटाफट रिवाइज करके कुछ PYQ सॉल्व करेंगे और जानेंगे पूरे चैप्टर के इंसाइट्स को। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।